Hello students, in today's lecture number 11 on magnetism and matter, we shall discuss magnetic flux and also some important definitions and finally the relation between magnetic permeability and susceptibility. So first we start our discussion on magnetic flux. It is defined as the total number of magnetic field lines crossing the surface normally. मान लीजिए ये एक सरफेस है राइट और इस सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये क्रॉस कर रही हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कि इसको नॉर्मली क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, तो नॉर्मली क्रॉस कर रही हैं तो ये क्या कहलाएंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा। इनकमिंग फ्लक्स कितना होगा कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सरफेस में आ रही हैं, और आउटगोइंग फ्लक्स कितना होगा कि इससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली का मतलब है जैसे कि ये सरफेस है, ये एक सरफेस है और इस सरफेस में इस सरफेस के परपेंडिकुलर इधर से ये मान लीजिए सरफेस है और इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर होगा और इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को क्रॉस कर रही हैं, पेनिट्रेट कर रही हैं, वो इस सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे नॉर्मली अंदर जाती हैं तो इनकमिंग फ्लक्स इसका 5 हो गया और 5 ही बाहर जाती है तो आउटगोइंग फ्लक्स भी 5 हो गया, तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब देखिए तो डेफिनेशन क्लियर है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली। सरफेस को नॉर्मली जो क्रॉस करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं 5e से, यहाँ लिख लेते हैं। इट इज डिनोटेड बाय 5e। ये वैसा ही है जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स केस में कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। यदि किसी सरफेस से अमाउंट ऑफ एयर कितना पास हो रहा है तो वो एयर फ्लक्स कहलाएगा। यदि किसी सरफेस से अमाउंट ऑफ वाटर कितना पास हो रहा है तो वो वाटर फ्लक्स कहलाएगा। वैसे ही किसी सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं वो उस सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। 5e से डिनोट किया जाता है और इसका यूनिट जो होता है इट्स SI यूनिट इज वेबर। क्या कहलाता है इसका SI यूनिट? वेबर ऐसे लिखो नाम वैज्ञानिक का, या फिर ऐसे स्मॉल w स्मॉल v, वेबर। ठीक है, और मैक्सवेल भी इसका यूनिट होता है, और ध्यान रखिएगा 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल होता है। मैक्सवेल इज CGS यूनिट। ये मैक्सवेल जो है CGS यूनिट है और ये SI यूनिट है MKS। ठीक है, या SI यूनिट भी यही है, वेबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। अब जैसे मैंने ये सरफेस बनाया और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और मान लीजिए इसका एरिया वेक्टर मान लेता हूं इधर है, मान लीजिए इसका एरिया वेक्टर इधर है। ठीक है, ये एरिया वेक्टर जो कि यूनिट वेक्टर का नॉर्मल का डायरेक्शन होगा, सरफेस का एरिया वेक्टर, और ये एंगल थीटा बना रहा है। जिस डायरेक्शन में n कैप होगा बेटा, उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर ds होगा। ठीक है, क्लियर? ds होगा। तो b और ds के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको क्या लिखा जाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स यदि हम लिखें तो 5v बराबर होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है। कौन?
ये फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। ध्यान रखना कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि ये दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, तो इसका रिजल्ट स्केलर ही आएगा। अब इफ हम मान लें कि एरिया को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डीएस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि ऊपर मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो फॉर ए स्मॉल पोर्शन ऑफ सरफेस, स्मॉल पोर्शन ऑफ सरफेस, यदि हम सरफेस के छोटे से पोर्शन से मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें, मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी कितना होगा, कैसे लिखा जाएगा, स्मॉल पोर्शन के लिए d∅v लिखा जाएगा और ये बराबर होगा वेक्टर b डॉट एरिया वेक्टर, ये होगा, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ds इंटू कॉस थीटा। थीटा इज एन एंगल बिटवीन b एंड ds, जैसे कि ऊपर डायग्राम में देख रहे हो b और ds के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b को क्या लिखा जा सकता है, b, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ds को क्या लिखा जा सकता है, ds, और ये आ गया कॉस थीटा, ठीक है। तो ये किसका वैल्यू आया, d∅v का वैल्यू आया, ये d∅v आया। इट इज नॉट द टोटल फ्लक्स, इट इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स। अगर यहाँ से टोटल फ्लक्स निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा d∅v का, ठीक है। अब d∅v का इंटीग्रेशन आ गया ∅v और b ds cos थीटा, d∅v की जगह क्या लिख देंगे, v ds cos थीटा। मैंने यहाँ पर ये सर्किल लगाया है, मतलब क्लोज्ड सरफेस के लिए है ये, ठीक है। ये टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाएगा, ये टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। और वैसे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, स्मॉल पोर्शन के लिए, ठीक है। तो अब इसमें हम केस ले लेते हैं, केस वन क्या ले रहा हूं कि इफ थीटा इज जीरो, व्हाट डज इट मीन, थीटा जीरो कब होगा, थीटा जीरो कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में है। दैट इज, देखिए ये सरफेस है, यदि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में क्या है, वेक्टर ds है, ठीक है, तो उस केस में थीटा जीरो हो जाएगा। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। जब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स d∅v आएगा ये v ds cos जीरो आ जाएगा, यानी d∅v का वैल्यू क्या आ जाएगा, d∅v बराबर v ds आ जाएगा। या फिर लिखे टोटल फ्लक्स तो कितने के बराबर आ जाएगा, b इंटू s आ जाएगा। कैसे निकाला ये, d∅v का इंटीग्रेशन किया, v ds का इंटीग्रेशन किया, तो v का तो होगा नहीं, ds का s हो गया और d∅v का ∅v हो गया। तो ये कितना फ्लक्स आया, मैक्सिमम वैल्यू आई, ये जो फ्लक्स की आई वैल्यू मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स आया bs, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। अब यानी इसका मतलब ये है कि यदि जैसे हवा चल रही है हॉरिजॉन्टल और आप सीधे खड़े हो हवा के सामने, तो आप हवा के हॉरिजॉन्टल हवा बह रही है ऐसे, और आप ऐसे खड़े हो, ये पेंसिल मान लीजिए जो येलो कलर की पेंसिल है ये हवा की डायरेक्शन है, और ये जो पेन है ब्लू पेन ये मेरा, मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है, तो हवा जब ऐसे हॉरिजॉन्टल जाएगी तो इस व्यक्ति को ज्यादा एक्सपीरियंस होगी, ठीक है, ज्यादा एक्सपीरियंस होगी इस केस में, होगी या नहीं होगी। लेकिन यह व्यक्ति यदि हवा की दिशा में ऐसे लेट जाए तो इसको कम हवा का अनुभव होगा। तो जब ऐसे लेटा तो इस व्यक्ति का एरिया वेक्टर कहाँ हो गया, ऊपर हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल हो गया, तो थीटा 90 हो गया। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति खड़ा था तो एरिया वेक्टर पेंसिल की डायरेक्शन में होगा,
इस सरफेस का, जैसे मैं इस सरफेस का ले लेता हूँ एग्जांपल, ये सरफेस है बेटा, तो इस सरफेस में ये पेंसिल की डायरेक्शन जो है किसकी डायरेक्शन है, हवा की डायरेक्शन है, तो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, तो थीटा की वैल्यू 0 होगी, यानी इसको मैक्सिमम हवा एक्सपीरियंस होगी। लेकिन इसको मैं ऐसे रख दूं, ऐसे रख दूं, ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टल रख दिया मान लीजिए, तो उस केस में ऐसे रखा तो हवा इसको मिनिमम एक्सपीरियंस होगी, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर ऊपर हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, तो थीटा अब 90 हो जाएगा, तो 90 होने से मिनिमम एक्सपीरियंस होगा, यानी 90 के केस में मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो केस सेकंड में ले लेता हूं, केस सेकंड, क्या, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड area vector are perpendicular to each other, यही तो होगा, ठीक है। तो उस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा d∅v, ये किसके बराबर होगा, BDS cos 90 हो जाएगा, और cos 90 होता है 0, तो ये 0 आ गया d∅v, या फिर कहें phi-v फ्लक्स जो आएगा वो 0 आ जाएगा, और ये क्या वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू होगा, ये क्या वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम या मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब और आगे इसमें थोड़ी सी बात और करेंगे, जो नेक्स्ट इसके ऊपर डिस्कशन है वो हम कर लेते हैं। नेक्स्ट जो डिस्कशन है इसमें, नेक्स्ट डिस्कशन ये है कि यदि मान लीजिए ये सरफेस है और इस सरफेस में कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स है, मान लीजिए कोई क्लोज लूप है और उसमें कितने टर्न्स हैं, कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो इस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स इससे लिंक होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो इससे पास हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहे हैं। और ये मान लीजिए ये इस सरफेस का एरिया वेक्टर मान लीजिए इस तरफ है, ds, एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। तो जो d∅v होगा, स्मॉल पोर्शन का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, BDS cos थीटा। क्या केवल इतना होगा, नहीं, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो d∅v बराबर क्या आ जाएगा, n और BDS cos थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। या फिर लिखें टोटल फ्लक्स यदि करूं मैं, टोटल फ्लक्स, तो ∅v इज इक्वल टू N B और S cos थीटा, ये हो जाएगा। ds का इंटीग्रेशन S लिख दिया मैंने, इस तरीके से टोटल फ्लक्स लिख सकते हैं। अब देखिए पॉजिटिव कब होगा मैग्नेटिक फ्लक्स और नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स कब होगा और नेगेटिव कब होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा ये देख ले। तो देखिए ये सरफेस है, यदि इस सरफेस में मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और इसका सरफेस का एरिया वेक्टर भी इधर ही है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है यदि उसी डायरेक्शन में सरफेस का एरिया वेक्टर है तो उस केस में फ्लक्स पॉजिटिव होगा। तो फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, फ्लक्स पॉजिटिव होगा, इस केस में पॉजिटिव होगा। कब होगा पॉजिटिव, when magnetic field and area vector are along same direction, यदि सेम डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। लेकिन यदि ये सरफेस है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है, और एरिया वेक्टर इधर है, तो उस केस में फ्लक्स कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स। तो नेगेटिव कब होगा, when magnetic field
and area vector are opposite to each other। ठीक है, समझते हैं। जैसे ये है, ये मान लीजिए ये पेन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो इसकी इस सरफेस के लिए देखिए, चलो पेन के बजाय ये पेंसिल ले लेते हैं। ये पेंसिल मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो इसकी इस सरफेस के लिए इस सरफेस का एरिया वेक्टर तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। तो इस सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव फ्लक्स होगा। लेकिन इस सरफेस का जो फ्लक्स है, एरिया वेक्टर जो है इस सरफेस का इधर होगा, इस सरफेस का इधर होगा, अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। पेंसिल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही है, तो इस सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरफ एरिया वेक्टर इधर होगा, तो इस सरफेस के लिए नेगेटिव होगा। तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं उसके लिए पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, और जहां पर एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट होते हैं वहां नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि यदि इनकमिंग है तो मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव हो गया, और आउटगोइंग है तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हुई जो हमें समझ में आनी चाहिए। चलिए, इसके बाद में हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनकी बात हमें करनी चाहिए। और सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इसके बारे में समझना पड़ेगा, ये डेफिनेशंस आपको याद रखनी पड़ेंगी बेटा। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होता है, द डिग्री और एक्सटेंट, यानी वो लिमिट टू विच मैग्नेटिक फील्ड कैन पेनिट्रेट और परमिएट ए मटेरियल। ठीक है, ये मान लीजिए ये क्या है, मटेरियल है, ये मटेरियल है, ये व्हाइट कलर का जो मेरे हाथ में रिमोट है ये मटेरियल है, मान लीजिए सब्सटेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में मैंने रखा, कहाँ रखा, मैग्नेटिक फील्ड में। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, पेंसिल की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है शार्प एंड एज की तरफ, और इस मटेरियल को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। तो किस डिग्री और एक्सटेंट तक ये मैग्नेटिक फील्ड इस मटेरियल के अंदर जा सकता है, कैन पेनिट्रेट और परमिएट ए मटेरियल, कितना लिमिट तक अंदर जा सकता है, कितना डिग्री तक जा सकता है, कितना एक्सटेंट तक जा सकता है, उसे हम इस मटेरियल की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहेंगे। यानी ये कितना अंदर तक अलाउ कर रहा है, किसको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। ठीक है, अपने अंदर कितना आने दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, वो इस मटेरियल की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहलाएगी। तो डिग्री और एक्सटेंट टू विच मैग्नेटिक फील्ड कैन पेनिट्रेट और परमिएट ए मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय म्यू। म्यू, यू नहीं है, ये एक टांग बड़ी है इसकी, म्यू कहते हैं। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मैथमेटिकली यदि हम देखें, ये तो इसका फिजिकल मीनिंग था कि ये परमिशन है, ये एक्सटेंट है पेनिट्रेशन की या परमिशन की। परमिएट मतलब परमिशन ना, किस डिग्री और एक्सटेंट तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड जो है मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट कर सकती है, उस डिग्री और एक्सटेंट को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहते हैं। म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैथमेटिकली इसको डिफाइन किया जाता है रेशो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं, एच को मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं। आगे हम डिफाइन करेंगे ये क्या होता है। और बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी तो आप जानते हैं क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। आगे इसको भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, आगे इसको भी डिफाइन करेंगे। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड का रेशो हो गया। अब इसकी यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, एसआई यूनिट यदि मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड तो हो गया टेस्ला में, और नीचे जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है ये एम्पियर पर मीटर में होता है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड की यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर, आगे हम देखेंगे। तो ये क्या लिखा जाएगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये यूनिट हो जाएगी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है। एक टर्म है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अभी हमने बात की परमिएबिलिटी की, अब बात कर रहे हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। म्यू आर, आर का मतलब रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये क्या होता है, रेशो होता है
किसका रेशो? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन मटेरियल, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन मटेरियल यानी मीडियम के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और वैक्यूम के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मीडियम के अंदर V है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और वैक्यूम के अंदर V0 है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मीडियम और वैक्यूम के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का रेशो है ये है मीडियम के अंदर फ्लक्स डेंसिटी और ये है वैक्यूम के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इन दोनों का जो रेशो है वो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहलाता है। और V क्या है? म्यू एच होता है। V का वैल्यू क्या होता है बेटा? म्यू इंटू एच होता है। तो V0 क्या लिखा जाएगा? म्यू 0 इंटू एच लिखा जाएगा। तो ये लिखा। अब h से h कैंसिल हो गया तो म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू 0, या फिर म्यू का वैल्यू क्या आ गया? म्यू 0 इंटू म्यू आर। याद रखना है। अब देखो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इससे मैथमेटिकली भी डिफाइन हो सकता है। फिजिकल मीनिंग तो क्या हो गया कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का रेशो है मीडियम और फ्री स्पेस में। और इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द रेशो ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम टू द फ्री स्पेस। मीडियम और फ्री स्पेस यानी वैक्यूम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटीज का रेशो क्या कहलाता है? रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहलाता है। म्यू तो है मीडियम की रिलेटिव म्यू क्या है? मीडियम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। और म्यू 0 क्या है? फ्री स्पेस और वैक्यूम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो इन दोनों का रेशो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहलाता है। और ये जो म्यू आर है ये डायमेंशन लेस होता है क्योंकि ये सेम फिजिकल क्वांटिटीज का रेशो है, यूनिट लेस भी होता है। और ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वैक्यूम के लिए रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी 1 होता है, एयर के लिए 1.0000, ये 6 बार 0 और फिर 4 है एयर के लिए। आयरन के लिए 1000 या उससे ज्यादा होता है। ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको, ठीक है। तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या है? मीडियम और फ्री स्पेस के अंदर मैग्नेटिक परमिएबिलिटीज का रेशो है। और इसका ना तो यूनिट होता है ना ही डायमेंशन होता है क्योंकि ये सेम फिजिकल क्वांटिटीज का रेशो है। अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, इसको भी डिफाइन कर लें। इसे हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। बी से रिप्रेजेंट किया जाता है और फाई है मैग्नेटिक फ्लक्स, ये है एरिया। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया ऑफ ए सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस या सरफेस या मटेरियल के यूनिट एरिया से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहलाता है। बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? मान लीजिए ये सब्सटेंस है, ये मटेरियल है, इससे इस सब्सटेंस और मटेरियल के यूनिट एरिया से नॉर्मली कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया ऑफ दिस सब्सटेंस और मटेरियल इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ दिस सब्सटेंस, ठीक है। तो फाई अपॉन ए, ये फाई तो बता देगा आपको नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, और ए एरिया पर यूनिट एरिया। तो फ्लक्स का हो गया वेबर और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर या वेबर पर मीटर स्क्वायर, इस तरीके से इसको यूनिट लिखा जा सकता है। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। देखो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आवाज कैसी आ रही है? टाई मतलब आई, मैग्नेटाइजेशन यानी आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये ध्यान रखना। देखो दो टर्म है, एक है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और एक है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो दोनों में अंतर करने के लिए ध्यान रखना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आई की साउंड आ रही है, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो इसका मतलब आई की साउंड आ रही है तो इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। कई बुक्स में कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट किया है इसको, लेकिन हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये डिग्री है या एक्सटेंट है, यानी लिमिट है जिस लिमिट तक एक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज किया गया है जब इसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा जाता है। मान लीजिए ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होता है जब इसमें किसी सब्सटेंस को रखा जाता है, ये सब्सटेंस रखा तो ये सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हुआ है, द डिग्री और एक्सटेंट टू विच ए सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड ऑन प्लेसिंग दिस सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होता है ये? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सब्सटेंस और वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस का रेशो होता है।
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इंटू 2L, 2L इज द लेंथ ऑफ द सब्सटेंस, एरिया वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ ऑफ द सब्सटेंस, 2L से 2L कैंसिल होगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ यानी पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया, ये रेशो आ जाएगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब ये आप जानते हो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या पोल स्ट्रेंथ जो होता है वो एम्पियर मीटर में मेजर करते हैं और एरिया को मीटर स्क्वायर में, तो मीटर से मीटर कैंसिल होगा, एम्पियर अपॉन मीटर यानी एम्पियर पर मीटर, ये इसका यूनिट हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर वो सब्सटेंस कितनी डिग्री और एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज हुआ है उसे हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। टाइजेशन, आई की साउंड आ रही है इसलिए आई से रिप्रेजेंट करता है। एक है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजेशन को आई से रिप्रेजेंट किया, ये है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच यानी वो फील्ड जिसमें रखने पर कोई सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो जाता है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहलाता है, एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड से क्या मतलब है, डिग्री और एक्सटेंट टू विच द मैग्नेटाइजिंग फील्ड कैन मैग्नेटाइज ए सब्सटेंस, यानी ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं, इसमें इस सब्सटेंस को रखा तो इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड ने इस सब्सटेंस को कितना मैग्नेटाइज किया है, ठीक है। द डिग्री और एक्सटेंट टू विच द मैग्नेटाइजिंग फील्ड कैन मैग्नेटाइज द सब्सटेंस, सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हुआ है वो तो कहलाया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और सब्सटेंस को कितना मैग्नेटाइज किया है फील्ड ने वो कहलाएगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। और ये एच से रिप्रेजेंट किया जाता है, V0 और μ0 का रेशो होता है, V0 और μ0 का रेशो होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये V0 मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो गया, कहाँ पर, फ्री स्पेस में, μ0 मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हो गया फ्री स्पेस में, यूनिट क्या होगा, V0 का टेस्ला और μ0 का टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है, टेस्ला से टेस्ला कैंसिल होगा तो एम्पियर पर मीटर, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई का यूनिट और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड का यूनिट सेम होता है, एम्पियर पर मीटर। तो ये डेफिनेशंस आपको बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रहेंगी तो आगे काम चल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है टॉपिक मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है, द मैग्नेटाइजिंग फील्ड विच मैग्नेटाइज ए सब्सटेंस, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड जिसने सब्सटेंस को मैग्नेटाइज किया है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें इस सब्सटेंस को रखा है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसी को ही मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं, यानी जो सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करता है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहलाता है। एक टर्म है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं काई एम, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसको प्रोनाउंस करते हैं काई, CHI काई, ध्यान रखिएगा, CHI काई, काई कहते हैं इसको, काई, ठीक है। और एम मतलब मैग्नेटिक, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का सिंबल है ये, एक्स नहीं है, ये वाली टांग इसकी लंबी बनानी है, ठीक है। तो काई कहते हैं इसको, काई एम, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या बताता है ये प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, किसकी प्रॉपर्टी है, सब्सटेंस की, जो हमें ये बताता है कि सब्सटेंस कितना इजीली मैग्नेटाइज हो सकता है। सब्सटेंस की वह प्रॉपर्टी जो हमें ये बताती है कि कोई भी सब्सटेंस कितना आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखे जाने पर। किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखे जाने पर वो कितना इजीली सब मैग्नेटाइज हो सकता है, ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच शोज हाउ इजीली द सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड इज नोन एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और मैथमेटिकली इट इज द रेशो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। आई और एच का रेशो होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ना ही कोई डायमेंशन होता है। क्यों? क्योंकि आई और एच की सेम यूनिट होती है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो इसका ना तो यूनिट होता है ना ही कोई डायमेंशन होता है, ठीक है। अब हम एक लास्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन इसमें करेंगे। ये रिलेशन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जा सकता है, और इस बार पूरे चांस है। तो रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में रिलेशन चाहिए। तो ये मान लीजिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, ये क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, और ये है सब्सटेंस। ये सब्सटेंस एयर में रखा, जब एयर में रखा इसको, तो एयर में रखने पर
भाई ये सब्सटेंस जब एयर में था, फ्री स्पेस में था, ठीक है ना, फ्री स्पेस में था, तो इसके पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी थी वो V0 थी। लेकिन जैसे ही सब्सटेंस को इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा तो इसके पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी वो फ्री स्पेस के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड के कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आई, ये Vm आई मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखे जाने के कारण। तो V0 प्लस Vm, ठीक है। व्हेन ए सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जब किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा जाता है तो जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है V सब्सटेंस की, वो किसका सम होती है? सम होती है, जोड़ होती है किसका? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन फ्री स्पेस एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर इस सब्सटेंस को रखा है उसके कारण इसका मैग्नेटाइजेशन हुआ है, तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटाइजेशन का और फ्री स्पेस का, इन दोनों के सम के बराबर होता है टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा आपको। अब इसके बाद में आपको इसको जस्ट सॉल्व करना है मैथमेटिकली। भाई सिंस V0 इज इक्वल टू होता है μ0H एंड Vm होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड में जब रख दोगे तो μ0 और H की जगह I आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर V क्या हो जाएगा फिर? μ0H V0 की जगह और Vm की जगह रखो μ0I। ठीक है, और V की जगह क्या रख सकता हूँ मैं? μH रख सकता हूँ और ये μ0H, ठीक है, प्लस μ0I। इसको सॉल्व करूँ, μH तो लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में μ0 कॉमन आ रहा है, अंदर H प्लस I आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अब देखो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा म्यू अपॉन μ0 निकाल, ये सॉरी अभी म्यू की वैल्यू क्या निकाल लो, μ0 अपॉन H और H प्लस I, ये आ जाएगा। और यहाँ पर क्या करना है आपको? राइट साइड में अंदर से H कॉमन लो तो 1 प्लस I अपॉन H, ये आ जाएगा। H से H कैंसिल हुआ तो क्या आ गया? म्यू इज इक्वल टू μ0 1 प्लस I अपॉन H। और I अपॉन H क्या होता है? अभी हमने डेफिनेशन में जाना था। I अपॉन H क्या होता है? यस, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का IM। तो ये रिलेशन आ गया मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी के बीच, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हो म्यू अपॉन μ0 इज इक्वल टू 1 प्लस काई M, ऐसे लिख सकते हो। और म्यू अपॉन μ0 आप जानते हो क्या होता है? म्यू R होता है, तो 1 प्लस काई M, म्यू R इज इक्वल टू 1 प्लस काई M। तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी के बीच रिलेशन आ गया नहीं? तो ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, या तो ये पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, तो बड़ा आसान सा है डेरिवेशन। B0 प्लस Bm, B0 की वैल्यू रखी μ0H, Bm की वैल्यू रखी μ0I, दोनों को इसमें रख दिया। अब इसके B की जगह रखा μH। अब देखो μ0 राइट साइड में कॉमन आ रहा है, ले लिया। H भी कॉमन ले लो राइट साइड से, तो ये आ जाएगा। और H से H कैंसिल हुआ तो म्यू इज इक्वल टू μ0 1 प्लस I अपॉन H। I अपॉन H हम जानते हैं काई M होता है। ठीक है, क्या होता है भाई? हमने ये पढ़ा था काई M, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू I अपॉन H। तो I अपॉन H की जगह काई M रख दिया, तो म्यू अपॉन μ0 का वैल्यू ये आ गया। म्यू अपॉन μ0 होता है म्यू R। इस तरीके से इसको डिराइव किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? ये सिंपल सा डेरिवेशन है जो एग्जाम में पूछा गया है कई बार। चलिए, अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी ले लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तब जाके ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कह रहा है ए सोलेनॉइड हैज ए कोर, एक सोलेनॉइड है जिसमें एक कोर है। ए सोलेनॉइड हैज ए कोर ऑफ ए मटेरियल विद रिलेटिव परमिएबिलिटी 400। ये मान लीजिए सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड है, इसमें ये कोई कोर है, ये क्या है? कोर है। ठीक है, किसी मटेरियल की जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव म्यू आर 400 दे रखी है। ठीक है, द बाइंडिंग्स ऑफ द सोलेनॉइड आर इंसुलेटेड फ्रॉम द कोर। इस कोर से ये बाइंडिंग्स जो है इंसुलेटेड है और कैरीज ए करंट, कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर।
इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज 1000 पर मीटर, यानी स्मॉल एन दे रखा है, स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये कितना दे रखा है 1000 पर मीटर, ठीक है, ये दे रखा है। कैलकुलेट कैपिटल एच, सबसे पहले कैपिटल एच निकालना है। तो कैपिटल एच कैसे निकलेगा, कैपिटल एच नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट, ये हो जाएगा भाई, करंट कितना, जो करंट होगा वही तो एच होगा, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एन कितना है 1000 है, और आई कितना है, करंट 2 है, तो कितना वैल्यू आ गया, ये आ गया आपका 2 इंटू 10⁻³ और एच की यूनिट क्या होगी, एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर, ये एच आ गया, ठीक है। बी क्या पूछ रहा है, एम, कैपिटल एम, कैपिटल एम जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, इसी कैपिटल एम को हमने रिप्रेजेंट किया बेटा किससे, आई से, आई से रिप्रेजेंट किया था, ध्यान रखो, ठीक है। तो हमने निकाला था म्यू इज इक्वल टू म्यू 0 1 प्लस काई एम, ये रिलेशन है हमारे पास, ठीक है, ये रिलेशन है, हम जानते हैं। और यहां से मैं लिख सकता हूं इसको म्यू अपॉन म्यू 0 इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम की जगह क्या लिख सकता हूँ, आई अपॉन एच। अब यहाँ ध्यान रखिए, ये आई जो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है, और ये आई करंट था। चलिए, तो ये तो म्यू आर हो गया लेफ्ट साइड, 1 प्लस निकालना क्या है, यही तो निकालना है, इसी को तो हम एम कह रहे हैं, ठीक है, आई को ही तो, ये आई जो है यही तो एम है, कई बुक्स में कैपिटल एम लिख रखा है, कई में आई लिख रखा है, तो एम निकालना है, तो म्यू आर -1 इज इक्वल टू एम अपॉन एच, तो यहाँ से एम का वैल्यू क्या आ गया, एच इंटू म्यू आर -1। अब एच कितना निकाला, 2 इंटू 10⁻³ म्यू आर कितना है 400 -1, ठीक है, इतना आया, तो ये कितना आ जाएगा, ये 399 आ गया, 2 इंटू 399 इंटू 10⁻³ ये आ जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 9 18, 2 9 18 और 19, 2 3 6 और 7 इंटू 10⁻³, ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। और इसको मैं यूँ भी तो लिख सकता हूँ 7.98 इंटू 10⁻⁵, या फिर इसको अप्रोक्सीमेटली 8 भी लिख सकते हैं इंटू 5 एम्पियर पर मीटर, ये वैल्यू आ गई, ठीक है, क्लियर, ये वैल्यू आ गई। चलिए, और क्या पूछ रहा है, बी पूछ रहा है, सी में बी क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो बी बराबर क्या होता है, म्यू इंटू एच होता है, म्यू इंटू एच होता है, और म्यू का मतलब म्यू 0 म्यू आर लिख सकते हैं, और एच, तो म्यू 0 कितना है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और म्यू आर कितना है 400 इंटू एच कितना आया था 2 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी रखें, पाई की वैल्यू आप 3.14 इंटू -7 और ये +2, ये +5 मान लो, 3 और ये 2 5 और ये -7 तो -2 आ जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, यानी -2 हो गया, ठीक है, ये आ गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी कितनी, इसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 1 टेस्ला आ रही है क्या, 1 टेस्ला, कितनी वैल्यू आएगी 1 टेस्ला। देखो 4 8 हो गया, और ये तो सॉल्व कर ही लिया, 4 इंटू 3.14, तो सॉल्व कर लो, देख लो, 8 चौके 32 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻², ठीक है, ये आएगा। और इसको लगभग आप लिख सकते हो, ये देख लेना कैलकुलेट करके कितना आता है, अप्रोक्सीमेटली 1.0 टेस्ला आता है V का वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए, डी पार्ट क्या कह रहा है इसका, द मैग्नेटाइजिंग करंट I M,
मैग्नेटाइजिंग करंट निकालना है तो क्या होगा मैग्नेटाइजिंग करंट, B इज इक्वल टू म्यू आर रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इंटू एन जीरो और I प्लस आई एम, ठीक है। ये आपको निकालना पड़ेगा, ये निकल जाएगा तो आपका आ जाएगा। I की वैल्यू है हमारे पास, I की वैल्यू है 2 एम्पियर, म्यू आर की वैल्यू है, B की वैल्यू है, ठीक है। तो आई एम जब इसमें रखोगे आप वैल्यूज, और ये एन जीरो वाइंडिंग्स हो गई, नंबर ऑफ टर्न्स 1000 हो गए। तो देखो यहाँ से इसको कैसे करना पड़ेगा आपको, बी अपॉन म्यू आर एन जीरो, नंबर ऑफ टर्न्स एन लिख लो इसको, चलो ठीक है, एन और इज इक्वल टू आई प्लस आई एम। तो मैग्नेटाइजिंग करंट जो आएगा आई एम बराबर बी अपॉन म्यू आर एन माइनस आई। तो बी की वैल्यू है हमारे पास, म्यू आर की वैल्यू है, एन की वैल्यू है, आई की वैल्यू है, रखोगे तो आई एम की वैल्यू लगभग आ जाएगी कितनी, 794 एम्पियर। निकाल के देखना है, सारी वैल्यूज अवेलेबल हैं, कैलकुलेट करके देखिए। चलिए ये क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड हाँ जी, ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1500 एम्पियर पर मीटर प्रोड्यूसेज ए मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ दिस वेवर। इतने वेवर का मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड दे रखा है, एच दे रखा है, कितना, गिवन दैट लिख रहे हैं हम, गिवन दैट एच कितना है 1500 एम्पियर पर मीटर, और मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है 2.4 इंटू 10⁻⁻5 वेबर, ठीक है। क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है, ए 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मीटर में बदल लो, 0.5 इंटू -10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये मीटर में, ठीक है ना, क्लियर। अब परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी चाहिए। तो सबसे पहले तो परमिएबिलिटी निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, एच पता है, बी भी पता होना चाहिए, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू परमिएबिलिटी, म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच होता है। तो पहले बी निकाल लें, बी कितना होगा 5 अपॉन ए, 5 कितना है 2.4 इंटू 10⁻⁻5, ए कितना है 0.5 इंटू 10⁻⁻4, कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 24 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻1, और ये 48 इंटू 10⁻⁻1, यानी कितना आ जाएगा, ये हो गया 4.8, ठीक है। और ये इतना तो 0.48 क्या वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये बी की वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब बी की वैल्यू आ गई तो परमिएबिलिटी निकाल लेंगे, परमिएबिलिटी कितनी होगी, म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच, यही तो होता है, बी इज इक्वल टू म्यू एच, तो म्यू बराबर ये आ गया। तो म्यू इज इक्वल टू बी कितना है निकाला है अभी 0.48, और एच कितना है दे रखा है 1500। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। बी तो टेस्ला में और एच एम्पियर पर मीटर होता है, ऊपर जाएगा मीटर पर एम्पियर, ये म्यू का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब ससेप्टिबिलिटी भी पूछ रहा है वो, ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, ये परमिएबिलिटी निकाली थी। तो काई एम इज इक्वल टू आई अपॉन एच,
यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आई पता नहीं है ना हमें, आई तो पता ही नहीं है, तो अब फिर दूसरा फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। क्या? म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। ठीक है, अब म्यू आर भी नहीं पता है तो म्यू आर को क्या लिखता है, म्यू अपॉन म्यू जीरो इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। तो यहाँ से काई एम क्या आ जाएगा, म्यू अपॉन म्यू जीरो माइनस 1। इस फॉर्मूले से काम चल जाएगा हमारा। तो ये वाला फॉर्मूला काम नहीं आने वाला, ये वाला काम आएगा। काई एम इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू जीरो माइनस 1। अब म्यू का वैल्यू तो हमें दे रखा है 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴, ऊपर निकाला ही है म्यू का वैल्यू। और म्यू जीरो क्या होता है, 4 पाई, पाई का मतलब इतना, इंटू 10⁻⁻⁷ इतना होता है, और माइनस 1। इसको जब सॉल्व करोगे तो 254.77 माइनस 1 यानी अप्रॉक्सीमेटली 253.77, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आएगी। ठीक है, इस तरीके से इसको निकाला जा सकता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सोलेनॉइड ऑफ 500 टर्न्स पर मीटर इज कैरिंग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर। एक सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड है, ठीक है, इसमें करंट कितना है, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर। और नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर कितना दे रखा है, 500। कितना दे रखा है, 500, यानी स्मॉल एन दे रखा है 500 टर्न्स पर मीटर। ठीक है, इट्स कोर इज मेड ऑफ आयरन। इसकी जो ये कोर है ये किसकी है, आयरन की। विच हैज ए रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, म्यू आर कितना है इसका, 5000। कितना है, 5000 म्यू आर का वैल्यू। ठीक है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, यानी H निकालना है, स्मॉल n इंटू आई। स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स 500 और करंट 3, तो कितना आ गया, 1500 एम्पियर पर मीटर। ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी आ गई, मैग्नेटिक इंटेंसिटी सॉरी। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो गई, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटाइजेशन मतलब आई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पूछ रहा है। तो आई निकालने के लिए देखो, आई भी पूछ रहा है वो, तो आई निकालना है मुझे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो देखो काई एम इज इक्वल टू होता है आई अपॉन एच। एच मैंने निकाल लिया, काई एम और चाहिए मुझे। अब काई एम यानी ये कैसे निकाल सकता हूँ, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। तो यहाँ से काई एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू आर माइनस 1 आ जाएगा। अब म्यू आर कितना है यहाँ पर, व्हाट इज म्यू आर, तो यहाँ पर मैं काई एम, म्यू आर है हमारा 5000 माइनस 1 यानी कितना आ गया, 4999। और इसे भी मैं लगभग 5000 ले सकता हूँ। ठीक है ना, ये काई एम ले लूंगा कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। ठीक है, तो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा इससे, एच इंटू काई एम, एच इंटू काई एम, एच इंटू काई एम। तो एच का वैल्यू कितना है, 1500, और ये कितना है, लगभग 5000। ठीक है, तो इसकी वैल्यू सॉल्व करें तो ये आ जाएगा लगभग 7.5 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर पर मीटर। ये आई की वैल्यू आ गई। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन निकाल ली। अब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर निकालना है, यानी वी निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कोर, ये चाहिए। ठीक है,
तो बी निकालना है। बी बराबर कितना होता है, म्यू इंटू एच, ये होता है। ठीक है, अब म्यू तो हमारे पास है ही नहीं, तो बी को क्या लिखूं, म्यू को क्या लिखूं, म्यू 0 म्यू आर लिख देता हूं इंटू एच। ठीक है, अब म्यू 0 की वैल्यू 4 इंटू 3.14 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और म्यू आर की वैल्यू 5000 और एच की वैल्यू 1500। इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व कर लें तो अप्रोक्सीमेटली ये कितना आ जाता है, देखो 15 5 75 और 4, ये लगभग आ जाएगा 75 इंटू 4। 75 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 का 0, 4 सत्ते 28 तो 30, 300। ठीक है, 300। ठीक है, और यानी ये लगभग आ जाएगा 9.4 टेस्ला, इतना वैल्यू आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, निकल जाएगा। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर निकाला जा सकता है। तो ये आज मैंने आपको बताई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स, और इन सब के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो आज ये हमारा इस साल के सिलेबस के अनुसार, कोरोना पेंडेमिक में जो सिलेबस रिवाइज हुआ है उसके अनुसार ये चैप्टर फिनिश होता है। तो इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 पर। थैंक यू वेरी मच।